I'm really thankful to Dr. Sandeep and Dr. Ranjan to give us such a nice platform जहाँ पे हम अपनी हीलिंग की और भी बातें कर सकते हैं. As doctors हम लोग क्योर के बारे में बात करते हैं, बट हीलिंग चाहे क्योर संभव हो चाहे ना हो, हीलिंग हम किसी भी मोड पर दे सकते हैं. तो आप लोगों का धन्यवाद हमें इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे करने के लिए. तो मैं अक्सर कहती हूँ कि एक आदमी को कामयाब होने के लिए, कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. बट अगर किसी औरत को कामयाब होना है या उसको आगे बढ़ना है, तो उसको बहुत सारे अच्छे आदमियों का सहारा चाहिए होता है जो उसको एनकरेज करें, इंस्पायर करें. तो आई एम रियली रियली थैंकफुल डॉक्टर संदीप, डॉक्टर रंजन एंड माय डियर फ्रेंड डॉक्टर विजय, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, कहा कि तुम इसको कर सकती हो, और मुझे इनकरेज किया कि आज के दिन मैं आपके सामने ये स्टोरी लेकर आ सकूं. तो हमारी कहानी सबकी, डॉक्टर्स की कुछ ऐसी है. सफरिंग इंसान को अवेकनिंग के द्वार पर लाके खड़ा कर देता है. हम लोग बहुत सारी टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, किसी गुरु को फॉलो करते हैं, हम एनलाइटन होने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं. बट हमारी सफरिंग्स हमारे बिगेस्ट टीचर्स होते हैं. जैसे कि अभी डॉक्टर संदीप ने कहा, लाइफ में अगर चैलेंजेस ना हो, ग्राफ बिल्कुल स्मूथ हो, तो हम वो चीजें अचीव कर ही नहीं सकते, वो लेवल ऑफ ग्रोथ हमें मिल ही नहीं सकता जो हम यहाँ पे एक्सपैंड होने के लिए आए हैं. तो हमारी सफरिंग्स हमें बहुत चीजें सिखाती हैं. अब बीइंग अ डॉक्टर हमारी सफरिंग दो लेवल्स पे होती हैं. हम पर्सनल सफरिंग के साथ साथ कलेक्टिव ह्यूमन सफरिंग को भी देख पाते हैं और समझ पाते हैं. हमारे पास लोग तब आते हैं जब वो मन से, शरीर से बीमार होते हैं, और मौत का भय जो सबसे बड़ा भय है दुनिया में, और जब वो मौत का भय उनके सामने होता है तो सबसे ज्यादा हीलिंग की जरूरत तब होती है, क्योंकि सफरिंग मैक्सिमम उस समय होती है. तो इससे पहले कि हीलर किसी और को हील करना शुरू करे, बहुत जरूरी होता है कि हीलर खुद को हील करना शुरू करे. तो आज की हमारी स्टोरी है द हीलर विद इन. तो आज हम बात करेंगे वो हीलर जो हमारे अंदर हमेशा हमेशा विद्यमान रहता है. वो हमें किस तरह हील करता है, किस तरह से हमें गाइड करता है, और इसकी जो पूरी स्टोरी है मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपनी इमेजिनेशन से और अपने पर्सपेक्टिव से बताने की कोशिश करूंगी. मैं आशा करती हूँ कि इट रेजोनेट्स विद यू, आप लोग इसमें अपने आप को देख पाएं और अंडरस्टैंड कर पाएं, और हम सारे एक दूसरे को हील करने में सक्षम हों. So the title of my story is The Healer Within. Dr. Sandeep, I hope the screen is visible and clear. Yeah, it's My yes, audio is fine. Yeah, Everything is great. Okay, great. So I will move with the story. तो जैसे एक पिक्चर का टाइटल होता है ना, दाग, द फायर, उसी तरह मैंने सोचा मैं भी कुछ अपना ऐसा मजेदार सा टाइटल रखूं. सो द टाइटल इज द हीलर विद इन, द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ अ मॉडर्न मिस्टिक. तो मॉडर्न तो हम लोग हैं ही, और मिस्टिक क्यों है, ये बात आपको स्टोरी के एंड तक आते आते समझ आ जाएगी. तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ 1975 से. आई एम 45 years old today and I was born in Baghdad in Iraq. तो मेरे फादर एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे, तो मैं 75 में मेरा बर्थ हुआ. 79 के अराउंड ईरान इराक वॉर स्टार्ट हो गई, तो मेरे फादर को वापस इंडिया मूव करना पड़ा. तो आफ्टर कमिंग टू इंडिया ही वाज अगेन ट्रांसफर्ड, और मेरी स्कूलिंग जो है वो लुधियाना पंजाब से हुई. तो आई वाज इन ए क्रिश्चियन स्कूल, बॉर्न टू हिंदू पेरेंट्स. तो 6 साल की उम्र तक आते आते आई वाज एक्सपोज टू 4 मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड: इस्लाम, सिखिज्म, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी. तो क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ों को एक्सपोज ऑलरेडी हो चुकी थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसने मेरी ग्रोथ में हेल्प की, और मेरा जो सभी फेथ्स की तरफ एक कॉमन भाव था, दैट वाज डेवलप्ड इन अ वेरी वेरी अर्ली एज. तो अब हम जब छोटे होते हैं, तो इस चैप्टर का नाम है द टच ऑफ डिवाइन. जब हम छोटे होते हैं तो हमारा डिवाइन के साथ, सोर्स के साथ कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है. तो मैं देखती हूँ कि मैंने अपनी बहुत सारी अच्छी पोएट्री, बहुत अच्छा म्यूजिक अपनी 18 साल की उम्र से पहले पहले निर्माण कर दिया. अब अगर मुझसे कहा जाए बचपन, बहुत अच्छा बड़ा मज़ेदार सा बचपन था. बट मेरे बचपन की दो ऐसी चीज़ें हैं जो हाइलाइट्स हैं, जो मैं अपनी स्टोरी के अंदर आपको पॉइंट आउट भी करूंगी कि कहाँ पे ये हाइलाइट्स मेरे को आगे मेरी स्टोरी में इन्होंने किस तरह से मुझे शेप किया. बाय द एज ऑफ 6, जब मैं पहली क्लास में थी, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ब्लैक बोर्ड पीछे से बैठ के कुछ धुंधला दिखता है. तो आई स्टार्टेड डेवलपिंग मायोपिया,
और बट मुझे लगा कि ये शायद मेरी कोई गलती है, और एक छोटे से बच्चे के मन में एक फ़ियर कि शायद मेरी कोई गलती है जिस वज़ह से मैं ठीक से नहीं देख पा रही, और मैंने अपने पेरेंट्स के सामने ये बात नहीं रखी कि मैं ठीक से नहीं देख पा रही। आई थिंक कुछ ना कुछ रिलक्टेंस उनके पार्ट में भी रही होगी, क्योंकि मैं जिस टाइम की बात कर रही हूँ, आज से ऑलमोस्ट 40 इयर्स पहले, तो चश्मे वाली लड़कियों का इतना रिवाज नहीं होता था, और कॉन्टैक्ट लेंसेज तब तक नहीं आए थे यूज में, तो बहुत मुश्किल होता था पेरेंट्स के लिए भी चश्मे वाली लड़की और चश्मे वाली बहू को एक्सेप्ट करना। तो मे बी देयर वाज सम रिलेक्टेंस ऑन देयर पार्ट आल्सो, बट एक छोटे से बच्चे का डर कि ये शायद मेरी कोई गलती है, और इस वजह से मैं अपने आप को लगभग 12 साल के अगले जो मेरी नेक्स्ट 12 इयर्स थे, उसमें ठीक से देखने से वंचित रही। तो आई वर्चुअली लेड द लाइफ ऑफ अ ब्लाइंड फॉर द फर्स्ट 12 इयर्स ऑफ माय स्कूलिंग एंड माय एजुकेशन। बट इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मुझे मिला, एक नहीं, एक्चुअली 3 एडवांटेजेस मुझे मिले। पहला तो एडवांटेज ये मिला कि क्योंकि मैं ठीक से देख नहीं पा रही थी और मैं पढ़ने में बहुत तेज थी, तो मैं अपना सारा टेक्स्ट एक रात पहले ही पढ़कर आती थी। तो इससे क्या हुआ कि मेरा एक फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप हो गया, क्योंकि मुझे पेज के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक क्या कहाँ लिखा होता था, वो बिल्कुल ठीक अक्षर अक्ष याद रहता था। सेकेंड, इससे इम्पोर्टेंट बात ये हुई क्योंकि बाहर का संसार इतना अच्छा नहीं दिख रहा था, उसमें कलर्स थोड़े धुंधले थोड़े फेडेड थे, तो मेरा जो इनर वर्ल्ड था वो बहुत ही ज्यादा इमेजिनेटिव, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव हो गया। और बचपन से ही मुझे थोड़ा सा इंट्रोवर्जन को लेके एक मतलब एक आदत सी हो गई, क्योंकि अंदर का वर्ल्ड मुझे बहुत ही खूबसूरत और मजेदार लगता था, उसमें बहुत मजेदार कैरेक्टर्स थे, फेरीज थी, बहुत सारी चीजें थी जैसे एक बच्चे के मन में होती हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो हुई, जो होता है मायोपिया में, आई हैड वेरी बिग बोल्ड एंड ब्यूटिफुल आईज। बाय द टाइम आई टर्न्ड 18 माय आईज वर माय यूएसपी, क्योंकि वो मायोपिक होने की वजह से बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत फैली हुई आंखें हो गई। तो मैं आज के दिन में देखती हूँ, तो व्हेन आई लुक बैक दीज वो 12 इयर्स ऑफ ब्लाइंडनेस का मुझे ये गिफ्ट मिला कि आई कुड इंट्रोवर्ट। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग विच marked my this period was कि मेरे फादर का सडनली ट्रांसफर हो गया जब मैं 8th क्लास में पहुंची। तो रातों रात आपके जो दोस्त हैं, आपके जो आपका पूरा वर्ल्ड चेंज हो जाता है। पेरेंट्स सोचते हैं बच्चों को लेके बस जाना है, नए स्कूल में डालना है, बट हमारे बाल मन पे उसकी एक बहुत बड़ी छाप रह जाती है, क्योंकि जिनके साथ मैं पढ़ी लिखी खेला कूदा, सडनली वन डे दैट यूनिवर्स वाज गॉन, एंड आई वाज अ वेरी सेंसिटिव चाइल्ड, एंड हालांकि मैंने इसको एक्सप्रेस नहीं किया, पर कहीं ना कहीं मेरे मन के एक सबकॉन्शियस में इसकी एक टीस रह गई। और ये टीज आगे हमारी स्टोरी में कैसे वर्क करेगी, हम इस पे अभी थोड़ी देर में आएंगे। उसके बाद जो हमारी लाइफ की नेक्स्ट 14 इयर्स है, मैं इसको कहती हूँ द स्लीपिंग ब्यूटी। हम सारी औरतें हम इस स्लीपिंग ब्यूटी स्टेज से गुजरती हैं। वी कम टू कॉलेज, वी fall in love, get married, have children, मियाँ बीवी गृहस्थी। आई वॉज इन दैट फेज। तो ये मेरी स्लीपिंग ब्यूटी फेज थी। तो मैं आज के दिन अगर सोचूं, तो इस टाइम में आत्मा परमात्मा स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सारी चीजें उस समय मेरे को इम्पोर्टेंट लगी भी नहीं, और इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं कि ये भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं हमारी लाइफ के। As a normal woman, I was into career, into having a family life, trying to balance things out, और ये सब मेरी लाइफ में चल रहा था। तो मैं बिल्कुल एक स्लीपिंग ब्यूटी की तरह asleep, सुप्त अवस्था में थी। But unfortunately, I was suffering in my marital life due to reasons which I cannot disclose. But it was not a very happy marriage, and I was having a very, very tough time trying to balance. I wanted to have a very loving and intimate relationship with my partner, but it was not possible. तो मैं पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी और उसके हस्बैंड के साथ इंटीमेसी बहुत अच्छी हो, और ये चीज़ें नहीं थी। खैर, 2007 में मैं कहती हूँ दिस इज द ईयर ऑफ माय अवेकनिंग। अब अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं अपनी सुप्त अवस्था से निकलकर बाहर आई। हुआ क्या कि मैं सडनली बिना किसी कारण के बहुत खुश थी। आई वॉज रियली हैप्पी, मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी, और इस हैप्पीनेस का कोई रीजन मुझे समझ नहीं आ रहा था। हैप्पी इतनी कि मेरे को ऐसा लगा कि जैसे मेरी आप लाइफ को कभी आप जी रहे हैं तो सिंपल कलर्स में जी रहे हैं,
सडनली मेरी लाइफ HD हाई डेफिनेशन कलर हो गई, मेरी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मुझे लगा कि लाइफ की बिल्कुल अलग से रंग है, मेरी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो गई, आई वॉज ऑलवेज इन अ जॉयफुल मूड, हालांकि थिंग्स वर नॉट, वही सब चल रहा था लाइफ में, वही सब सफरिंग्स थी, वही सब चीज़ें चल रही थी, वही रूटीन चल रहा था, बट किसी रीज़न के बिना आई वॉज हैप्पी, और ये मेरे लिए बहुत ही नया एहसास था। अब हम ह्यूमन बीइंग्स बहुत ही अजीब प्राणी होते हैं। जब मैं दुखी थी तो मैंने कभी खुद को क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता था ऐसे ही रहना होता है, मेरे आसपास जितने लोग थे वो सब दुखी रह रहे थे। बट जब मैं खुश हुई तो फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में क्वेश्चंस आए कि अरे मैं खुश क्यों हूँ, व्हाई आई एम सो हैप्पी, मेरी तो कोई अचीवमेंट नहीं हुई, मैंने कुछ नया नहीं खरीदा, मेरे कोई किसी चीज की वाहवाही नहीं हो रही, व्हाई आई एम हैप्पी। तो अपने अंदर वो खुशी को ढूंढना, वो झांकने की आदत हमारी होती ही नहीं है। तो बट जब खुशी आई तो आई हैड टू क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने कार्टून्स देखे हैं, अब वो कार्टून्स आप देखते हैं ना, तो क्या होता है कि कार्टून हवा में दौड़ता हुआ जाता है, बट द मोमेंट वो नीचे देखता है और धड़ाम करके वो नीचे गिर जाता है। वो रोड रनर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो रोड रनर का तो खास तौर पे होता है, वो हवा में दौड़ता रहेगा, सडनली इट विल लुक डाउन एंड इट विल फॉल। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, आई वॉज हैप्पी एंड सडनली आई वॉज क्वेश्चनिंग दैट हैप्पीनेस, और मैं एकदम से धड़ाम जाकर गिरी। तो अगले 2007 से 2009 का जो फेज रहा, वो मेरा धड़ाम गिरने का फेज था, और मैं इसको थर्ड ईयर सिंड्रोम कहूंगी। आप लोग सभी इस टर्म से वाकिफ हैं। थर्ड ईयर में जो बीमारी आप पढ़ो तो उसके सभी सिम्टम्स आपको अपने अंदर नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो अब ये क्या हुआ, खुशी तो चली गई, पर वो अवेयरनेस वहीं की वहीं थी। अब इंट्रोवर्जन क्वेश्चंस मैंने अपने अंदर पूछने शुरू किए, मैं खुश क्यों हूं। तो दो चीजें मेरे साथ हुई, एक तो मेरी अवेयरनेस बहुत ज्यादा हाइटेंड हो गई, ऊपर से मेरी इंट्रोवर्जन बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो जब ये दोनों चीजें हुई, और हम जब पहले शुरू शुरू में अवेयरनेस के साथ इंट्रोवर्ट करते हैं, तो हम सूक्ष्म चीजें नहीं देख पाते, हम स्थूल चीजें देखते हैं, हम अपने सेल्फ के वो पार्ट्स नहीं देख पाते जो हम अपनी इंद्रियों से नहीं देख पा रहे, हम वो चीजें देखते हैं जो हमें दिखती हैं। तो मेरा पूरा जो ध्यान था, वो मेरी कॉन्शियसनेस थी, वो मेरे फिजिकल सेल्फ पे आके टिक गई, और साथ ही साथ में कुछ नया अपने अंदर एक्सपीरियंस करने लग गई। आई स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग सर्टेन सिम्टम्स इन माई बॉडी, और मेरी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा थी तो वो सिम्टम्स बिल्कुल मुझे समझ आने लग गए। मेरी स्पाइन पे थोड़ी थोड़ी टिंगलिंग होने लग गई, मेरे कानों में रिंगिंग और प्रेशर की फीलिंग आने लगी, मेरी सेंटर ऑफ माई आईज देयर वाज दिस थ्रॉबिंग पेन, जिसको मैं पेन भी नहीं कह सकती, डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो गया। और मेरे को कभी पैल्पिटेशंस, कभी कुछ, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। तो व्हाट आई रियलाइज्ड वाज कि इस टाइम में, इस 2 साल के टाइम में, मैं कम से कम 2 बार कैजुअलिटी एडमिट हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुई, क्योंकि मेरे हार्ट रेट वाज मोर देन 200। मैंने अपना MRI, ECG, एक्सरे, जो भी इन्वेस्टिगेशंस पॉसिबल हो सकती हैं, वो सब इस 2 इयर्स के पीरियड में कराया, बिकॉज इट वाज अ वेरी पेनफुल पीरियड, कि मेरी कॉन्शियसनेस, मेरी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, और मैं अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके अवेयर होने लगी। एक पॉइंट पे तो मुझे लगा कि मेरा शायद दिमाग ही खराब हो गया, बट सिंस आई वाज फंक्शनिंग इन द लाइफ नॉर्मली, तो थिंग्स वर ओके एंड आई कुड मैनेज। अब 2007 की अवेकनिंग के बाद ये 2 साल का पीरियड ऐसे निकला, और फिर एक दिन आया अचानक शिफ्ट। मैं इसको द शिफ्ट इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि शिफ्टिंग 2 तरह से हुई। एक तो मेरी मनोस्थिति शिफ्ट होनी शुरू हुई। सेकेंड इंपॉर्टेंट शिफ्टिंग ये हुई कि हम उस समय अपना घर बना रहे थे, और 11 साल की शादी में मैं पहली बार अपने हस्बैंड से दूर, एक हम किराए के मकान पे, मैं और मेरी छोटी सी बिटिया, हम रहने गए। तो शिफ्टिंग इससे भी हुई कि मैं घर से दूर शिफ्ट हो गई, उस माहौल से दूर शिफ्ट हुई, प्लस मेरे दिमाग में शिफ्ट हुआ। अब हुआ क्या, जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई, तो there was this strange phenomena that started happening to me. अब मैं आपको जो स्टोरी सुना रही हूँ, आपको लगेगा कि ये एक तरह की कोई कथा है, शायद पैरानॉर्मल कुछ एक्टिविटी बता रही हूँ, बट नहीं, मैं आपके साथ एग्जैक्टली अपने एक्सपीरियंसेस रिलेट कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ। For a period of around 4 months, I was woken up at 3 o'clock in the night. Early morning, night. जैसे हम रात में उठते हैं और हमें बहुत तेज प्यास लगती है, और हमें बहुत
पानी की तलब होती है, मेरे साथ बिल्कुल कुछ ऐसा ही फिनोमेना होने लगा कि आई यूज्ड टू गेट अप इन द नाइट विद दिस इंटेंस अर्ज टू राइट, as if something was guiding me to write. Some information was being given to me. I did not know the source of the information, but the intensity with which I felt, जो मुझे लगा वो इतना तेज होता था कि मैंने उसके बाद 2-3 रातों के बाद मुझे समझ आने लग गया कि ये रोज हो रहा है, तो मैं अपने साथ एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठती थी, सोती थी कि रात को जब ऐसा होगा तो कम से कम मुझे रात में ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मैं लिखती थी, रात भर लिख के 4 बजे मैं एग्जॉस्ट हो जाती थी, मुझे पता ही नहीं होता था कि मैंने लिखा क्या है, और अगले दिन जब मैं उसको उठ के पढ़ती थी, तो मैंने कुछ ऐसी चीजें लिखी होती थी जो मेरे कॉन्शियस माइंड को पता ही नहीं था कि ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। So I was, during that period of 4 months, a lot of spiritual information was handed over to me. I don't know how I got that information. Maybe Malik ने दी, source से आई, but मेरे पास जो wisdom उस समय में आई, जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि वाकई जो लिखा है, at a deeper level I knew कि ये बातें बिल्कुल सच हैं, ये ट्रुथ है जो मेरे पास आई है। बट अगर मैं कहूँ उसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन थी, आई हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट सच सिस्टम्स। मुझे इस तरह की नॉलेज के बारे में ना मैंने कभी बुक्स पढ़ी थी, ना मेरे घर में ऐसा वातावरण था, तो आई हैड नो आइडिया हाउ आई गॉट दैट इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन मिल गई, समझ नहीं आया कि इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से। With that, I entered the next phase of my life. For the next 3 years, quest for knowledge. हम सभी इस स्टेज से निकल चुके हैं। जब हमें शुरू में स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आता है या हमें समझ आना शुरू होता है कि स्पिरिचुअल ज्ञान है, तो हम बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे डिस्कोर्सेस पढ़ते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ, मेरी ज्ञान के प्रति पिपासा बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस टाइम में मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मैंने जैसे डॉक्टर गिरधर से भी बात हुई, डॉक्टर संदीप जोत ने अपनी एक पूरी सीरीज बुक्स के ऊपर की है, तो वी गो थ्रू बुक्स। तो मैंने काफी सारी नॉलेज थ्रू बुक्स गेन करने की कोशिश की, ताकि मैं इस बात को अंडरस्टैंड कर सकूं कि जो नॉलेज, जो विजडम मुझे प्रोवाइड की गई है, क्या ऐसी नॉलेज वाकई दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। सो आई वेंट थ्रू बुक्स। और आप जब तैयार होते हो तो मुझे इस समय में बहुत सारी ऐसी बुक्स गिफ्ट मिली या ऑडियो सीरीज गिफ्ट मिली, जो कि मुझे इस स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी, और उसमें मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही थी। जैसे जैसे मैं ये नॉलेज गेन करती गई, मैंने नोट किया कि मेरे जो फिजिकल सिम्टम्स थे वो धीरे धीरे सबसाइड होने लगे। आई वॉज मच मोर कंफर्टेबल नाउ विद माई सेल्फ, विद माई बॉडी। जितनी कि मैं पहले परेशान थी, जो 3 साल 2 साल मैंने हॉस्पिटल के इन और आउट चक्कर लगाए, वो धीरे धीरे शांत होने लग गया। अब when the student is ready, the teacher appears. टीचर्स हम हमेशा स्पिरिचुअल गुरुज नहीं होते। मेरी लाइफ में तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि मैंने किसी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो किया। मेरी लाइफ के छोटे छोटे टीचर्स थे, जो मेरे और आपकी तरह बिल्कुल साधारण लोग थे, जिन्होंने आके मेरी लाइफ को इतना खूबसूरत बनाया। तो मेरा फर्स्ट टीचर जो था, जो मैं कॉन्शियसली याद कर सकती हूँ, इससे पहले भी रहे होंगे बट मेरे को वो मेरी कॉन्शियसनेस में नहीं थे, वो एक बीटेक का स्टूडेंट था, वो कंप्यूटर्स पढ़ रहा था। तो मैंने उसकी कुछ शायद प्रॉब्लम हल की और वो मेरे घर आया और उसने मुझे इंटरनेट के बारे में सिखाया। अब आई बिलोंग टू दैट जनरेशन जहाँ पे कंप्यूटर बिल्कुल शुरू शुरू में आया था, और क्योंकि हम स्कूल छोड़ चुके थे, तो कंप्यूटर सीखने का एकमात्र माध्यम कि आप अपना लैपटॉप खरीदें और उस पर धीरे धीरे करके टिक टिक करके सीखें, या कंप्यूटर का छोटा सा कोर्स करें। बट आई गॉट मैरिड, और हम सभी औरतों के पास इतना समय नहीं होता कि हम एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस लें बच्चों के साथ या घर के साथ मैनेज कर पाएं। तो दिस फेलो, ही केम एंड टॉट मी अबाउट Google, he taught me about surfing, he taught me about Facebook, ऐसे कमेंट करें, ऐसे लाइक करें, ऐसे शेयर करें। तो मेरे लिए जो सारी नॉलेज थी, दैट केम ऑन टू माई फिंगर टिप्स। मेरे लिए तो जैसे आकाश खुल गया। और फेसबुक के माध्यम से मैं अपने बहुत सारे पुराने फ्रेंड्स को ढूंढने में लग गई, जो मैं अपने स्कूल के टाइम में पीछे छोड़कर आई हुई थी। तो द वर्ल्ड बिकेम रियली स्मॉल एंड इट केम टू माई फिंगर टिप्स बिकॉज ऑफ माई फर्स्ट गुरु, who was a young engineer student. My second guru was my friend. She was going through a very tough time in her marriage. She was a single mother with 2 daughters. She gave me the courage to face my problems. She was my guru in this regard. तो
मैं अपने फियर्स से निकल के करेज में उसकी वजह से पहुंची। अभी मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ही प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रही थी और मुझे उसमें कोई भी हल नहीं मिल रहा था, और जो भी कोई उपाय बताए, ये लेडीज़ मेरे साथ रेज़ोनेट कर सकती हैं कि हमें लगता है कि कोई हमें बता दे कि हमारी प्रॉब्लम कैसे हल होगी और हम उसको वही कर लेंगे। So I have this IAS friend of mine who came into my life, and she told me कि तुम ऐसा करो कि तुम एक ना जर्नल मेंटेन करो, और इस जर्नल में आपने क्या करना है, 21 डेज के लिए अपने हस्बैंड के प्रति ग्रेटिट्यूड, एप्रिसिएशन, फॉरगिवनेस का भाव करना है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 4 चीज़ें लिखने के बाद मेरे पास लिखने के लिए, बताने के लिए कुछ था ही नहीं। आई कॉल्ड हर अप अगेन, मैंने कहा मुझसे तो ये हो ही नहीं पा रहा, मुझे तो 4 चीज़ों के अलावा कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा। तो शी टोल्ड मी कि तुम छोटी-छोटी चीज़ों की जो ब्लेसिंग्स हैं, उसके बारे में लिखो, उनके बारे में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, अप्रिशिएट करो उनको। शुरू में मुश्किल लगा, बट आई स्टार्टेड विद दिस जर्नल, और करते करते मेरी मैरिज तो नहीं इम्प्रूव हुई, बट मेरा मेरे हस्बैंड के प्रति जो पर्सपेक्टिव है वो बदलने लगा। तो ग्रेटिट्यूड आसान था, अप्रिसिएशन आसान था, बट फॉरगिवनेस वाज अ वेरी 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 डिफिकल्ट लेसन फॉर मी टू लर्न। क्योंकि मैं कितनी ही कोशिश करती थी, मैं पास्ट की जितनी भी पेनफुल मेमोरीज थी उनसे दूर जा ही नहीं पा रही थी, और फॉरगिव ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फॉरगिवनेस वाकई एक बहुत डिफिकल्ट स्पिरिचुअल लेसन होता है। 20वें दिन तक आते आते मुझे समझ आया कि फॉरगिवनेस मैंने उनको नहीं देना। फॉरगिवनेस इज अ गिफ्ट विच आई एम गोइंग टू गिव टू माई सेल्फ। क्योंकि जैसे जैसे मैं उनको माफ करती गई, मैंने देखा कि मैं सडनली फ्री हो रही हूँ, मैं लिबरेट हो रही हूँ, मैं अब उतना फंसा हुआ महसूस नहीं कर रही। तो फॉरगिवनेस हालांकि वाज वेरी डिफिकल्ट टू मास्टर, बट it took me some time, and I realized that I was giving myself this wonderful gift of forgiveness. तो अब मैंने करेज के बारे में समझ लिया, मैंने फॉरगिवनेस के बारे में समझा, मैंने ग्रेटिट्यूड के बारे में समझा, और मैंने अप्रिसिएशन के बारे में समझा। मैं आगे इसको लेके बढ़ती गई। जैसे जैसे ये स्पिरिचुअल लेसन्स मैं सीखती गई, I became even more comfortable in my body, even more comfortable with myself. But जैसे हम डॉक्टर्स होते हैं, आई एम ट्रेन्ड इन द सिस्टम ऑफ एलोपैथी, आई एम एन MBBS एंड DGO। हमारे सिस्टम में क्यूरेटिव तो बहुत सारी चीजें हैं, बट यहाँ पे सोल के बारे में, स्पिरिट के बारे में ये चीजें नहीं थी। और मैंने इतने सारे अपने टेस्ट करा के देखे थे, तो उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं आई। तो मुझे रियलाइज होने लग गया कि मैं बीमार तो हूँ, पर बीमार शरीर नहीं है, बीमार कुछ और है। अब वो कुछ और तो हमारे एलोपैथिक सिस्टम में बताते नहीं, मेंटल हेल्थ के बारे में बताते हैं, बट आई वाज नॉट हैविंग एनी मेंटल सिम्टम्स। जो बातें मैं फील कर रही थी वो किसी और ही लेवल पे था। तो आई वाज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आयुर्वेदा ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज आयुर्वेदा बात कर रहा था प्रवृत्ति की, कफ, पित्त, और मैं इसको अंडरस्टैंड कर पा रही थी कि मैं कहाँ कहाँ वो दोष है, क्या आत्मा के साथ प्रॉब्लम्स हैं। तो आई वाज रियली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स आयुर्वेदा। I was always also attracted towards other complementary medicines, क्योंकि मुझे समझ आने लग गया कि जो मेरे साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसकी दवाइयाँ नहीं हैं, मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा अपने आप को हील करने के लिए। तो इफ यू सी इन फ्रंट ऑफ यू, देर आर 4 मोडालिटीज जिसके ऊपर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन सिस्टम बेस्ड होता है। अब इन मोडालिटीज में आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मेडिटेशन इन द माइंड बॉडी मेडिसिन सिस्टम। बायोलॉजिकली बेस्ड सिस्टम में आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द डाइट एंड न्यूट्रिशन पार्ट। उसके बाद आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एक्यूप्रेशर, एंड फाइनली आई वॉज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योगा। तो इसके साथ ही मेरे नेक्स्ट टीचर ने मेरी लाइफ में पैर रखा। मेरे योगा टीचर बहुत यंग, मुझसे उम्र में आधे थे। वो अभी ऋषिकेश से योगा सीख कर ही आए थे, और ही स्टार्टेड विद योगा क्लासेस। तो हमारी योगा क्लासेस बहुत मजेदार होती थी। मंडे टू सैटरडे वो हमें रेगुलर योगा कराते थे। संडे वाला हमारा जो दिन होता था उसमें हम कुछ कुछ नया नया कुछ एक्टिविटीज करते थे। तो वो हमें उन्होंने संडे के दिन हमें योगा में चक्रा मेडिटेशन, साउंड हीलिंग, म्यूजिक, कलर्स, ये सारी चीजें वो हमारे साथ संडे को एक्सपेरिमेंट किया करते थे। Out of that, I remember 2 types of meditation that he did, which became the turning points in my life. एक मेडिटेशन ऐसा था जिसमें हमें 15 मिनट के लिए लगातार वाइब्रेट करना होता था, पूरी बॉडी को बहुत तेजी से वाइब्रेट करना होता था, और 15 मिनट के बाद एकदम म्यूजिक स्टॉप होता था, एंड वी हैड टू जस्ट स्टॉप,
जब आप 15 मिनट्स वाइब्रेट करते हैं, आपका माइंड बिल्कुल शट हो जाता है। 15 मिनट के बाद जो मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में था वो नथिंगनेस, एक वैक्यूम, जहां पे कोई थॉट, कोई एक्शन, कुछ भी नहीं था। एंड इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई कुड अंडरस्टैंड व्हाट मेडिटेशन मेंट। हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं मेडिटेशन में, वो मुझे उस एक्सरसाइज से समझ आया। एक और बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइज वो करते थे, हमें आंख बंद करके म्यूजिक के ऊपर डांस करना होता था। तो आप 30 मिनट्स का ये सेशन होता था, आप आंख बंद करते थे, बीच बीच में हम एक दूसरे में टकरा भी जाते थे। तो 30 मिनट्स के सेशन में हमें म्यूजिक पे डांस करना होता था। एंड आई हैड अनदर ब्रेक थ्रू ड्यूरिंग दिस सेशन, क्योंकि जब हम डांस कर रहे थे और वो म्यूजिक चल रहा था, वो फ्लूट का म्यूजिक था, तो बिल्कुल ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे गोपियों को श्री कृष्ण के साथ रासलीला के समय अनुभव हुआ होगा। और मैं अब उस समय समझ पाई कि हर गोपी ये सोच रही थी कि श्री कृष्ण मेरे साथ ही डांस कर रहे हैं। और हर आदमी परमात्मा को जैसा वो चाहता है उसी आकार में, उसी शेप में, उसी स्वरूप में पाता है, जहां उसकी सोच, उसकी समझ और चाहत होती है। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही नया एक्सपीरियंस था कि इस मोड़ के बाद मेरा परमात्मा के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप फॉर्म हो गया, कि मैं उसको अपनी लाइफ में एक पर्सन की तरह, एक एनर्जी की तरह परसीव करने लग गई। क्योंकि मुझे लगा अगर मैं इनके साथ डांस कर सकती हूँ, तो मैं इनके साथ रह भी सकती हूँ, जाग भी सकती हूँ, सो भी सकती हूँ। तो इट बिकम अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। इसके अलावा जब आप सेल्फ की जर्नी पे निकलते हैं, तो यू आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी। सो लाइक अदर सीकर्स, आई वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो। तो 2009 से लेकर 2012 तक मैंने ये सभी विधाओं का अध्ययन किया और इसमें अपने आप को और अपनी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश की। अब पहला ब्रेक थ्रू आया 2007 में, फिर 2009 में। My next breakthrough came in 2012. अगर आप सबको ध्यान है, 2012 में एक बार आई थी कि सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, हम सब मर जाएंगे। आई डोंट नो इफ यू गाइज रिमेम्बर, बट बहुत आया था कि पृथ्वी खत्म होने वाली है, और बहुत सारे कैलेंडर इंक्लूडिंग द मायन कैलेंडर, उसमें भी ऐसा आया कि पृथ्वी खत्म होगी। तो ईयर 2012 में आई वॉज स्लीपिंग एंड आई हैड दिस वेरी स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर विजन, जिसमें I was flying above the earth, and this is the exact picture that I saw during that time, जो मैंने अभी गूगल से निकाल के आप लोगों के लिए स्क्रीन पे शेयर की है। मैंने अपने आप को अर्थ से ऊपर उड़ते हुए देखा, और उसमें मैंने देखा कि एक ग्रिड, एक एनर्जेटिक ग्रिड पूरी अर्थ के अराउंड था, और अलग अलग जगह पर एक लाइट सोर्सेस पैदा हो रहे हैं, और मैं भी उनमें से एक लाइट सोर्स हूँ। तो इट वॉज अ वेरी क्लियर विजन, और इस विजन को लेने के बाद आई वॉज वेरी मच एट पीस, एंड आई वॉज रियली हैप्पी कि समथिंग is happening, and I was supposed to be at this point of time in this place for this to happen, and for this is the purpose. Matlab, there was a sense of subconscious knowing that I am supposed to contribute somehow to this phenomena, and I am at the right place and at the right time. So 2012 was the time when the consciousness of the earth started shifting. The earth has started shifting to a higher vibration 2012 onwards. For those people who are interested in these phenomena, literature is available in the Google regarding that. तो अब 2012 के बाद मुझे एक सबकॉन्शियस लेवल पे समझ आने लग गया that I am on a spiritual path. एक अंडरस्टैंडिंग से होने लगी कि कुछ मेरे साथ हो रहा है जो कि बिल्कुल नया है, बिल्कुल अलग है, बट ये मेरी टोटल अवेयरनेस में नहीं था। इट वॉज इन द बैक ऑफ माई माइंड दैट समथिंग इज हैपनिंग, कुछ मेरे साथ हो रहा है। इसके साथ ही मैं अपने अगले लेसन की तरफ बढ़ी। ये मेरा नेक्स्ट स्पिरिचुअल लेसन था, व्हाट वी रेजिस्ट परसिस्ट। एक्सेप्टेंस का लेसन मास्टर करना बहुत ही मुश्किल लेसन होता है, बट अगर हमें सफरिंग को एंड करना है, हमें लाइफ में कहीं चेंज लाना है, तो एक्सेप्टेंस का लेसन हमें सीखना पड़ता है। तो आई वॉज सफरिंग इन माई मैरिज। अब उतना नहीं सफर कर रही थी जितना पहले कर रही थी, क्योंकि माई वाइब्रेशन हैड रेस्ड, बट there were certain decisions to be made. और जैसे कि सभी औरतें होती हैं,
आपको बहुत मुश्किल होता है वो डिसीजन बनाना, क्योंकि छोटे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, एक रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है, और वुमेन के लिए सोसाइटी, कम्युनिटी, रिलीजन के अगेंस्ट जाके कुछ भी सोच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है. बट आई हैड कम टू अ पॉइंट वेयर आई अंडरस्टूड कि एक्सेप्टेंस तो अब मुझे लाना पड़ेगा कि वाकई मेरी लाइफ ऐसी नहीं चल रही जैसा मैं चाह रही थी कि वो चलनी चाहिए. तो मुझे अपने डिनायल मोड से निकलकर एक्सेप्टेंस मोड में आना पड़ा, जो कि बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए. इट इज अ वेरी टफ फीट फॉर वुमेन. अब जब मैं एक्सेप्टेंस में आई तो आई केम इनटू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट इज सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी. मुझे समझ आने लगा कि ये जो सब कुछ मेरे आसपास हो रहा है, जो रचा हुआ है, वो मेरा सब खुद का रचा हुआ है. अगर वो सफरिंग है तो भी मेरी अपनी बनाई हुई है. तो ये एक्सेप्टेंस के साथ मुझे समझ आने लगा कि ये मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं सामने वाले को नहीं बदल सकती, पर मैं खुद को बदल सकती हूँ. तो आई कैन चेंज. ये एक बहुत बड़ी चीज होती है कि मैं कोई पत्थर नहीं हूँ, ये सब पत्थर की लकीर नहीं है. आई कैन चेंज. The moment you have acceptance, the moment you start having changes, that is when your life starts changing and you start evolving. अब एक और बड़ी मजेदार चीज मैं आपके साथ अपनी परसेप्शंस जो शेयर कर रही हूँ मेरे साथ होने लगी. लाइफ में अच्छी चीजें भी हो रही थी, खराब चीजें भी हो रही थी, जैसे हम सभी हैं. हमारी लाइफ एक चक्र है, कभी अच्छी चीजें कभी खराब चीजें. बट मैंने रियलाइज करना शुरू किया कि जब मैं दुखी थी तो मैं परमात्मा के सबसे ज्यादा करीब थी, और मैं उसके बाद बहुत खुश थी. पर जब मैं खुश होती थी तो मैं बाहर आके वर्ल्डली चीजों में फंस जाती थी, और मेरा जो भगवान के साथ कनेक्शन होता था वो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि उसका नेटवर्क थोड़ा सा ढीला हो गया है. तो थोड़े टाइम के बाद मुझे लगने लग गया कि यार मैं खुशी में खुश हूं कि दुखी में खुश हूं. मतलब द डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस एंड सैडनेस वाज लॉस्ट. तो हम जब अर्थ में आते हैं तो हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है उसको हम डुअलिटी कॉन्शियसनेस कहते हैं. हम ऑपोजिट्स के माध्यम से अपनी सभी चीजों को अर्थ पे समझते हैं. गुड है तो इविल है, बैड है तो गुड है, लाइट है तो डार्क है, फेमिनिन है तो मैस्कुलिन है. वी लुक एट दीज थिंग्स एट ऑपोजिट्स. पर जब मेरे को ये सुख और दुख का कंसेप्ट हिलने लग गया तो सडनली मुझे ये लगा कि ये चीजें ऑपोजिट नहीं है, ये एक ही लकीर है, और इसके एक छोर पे गुड है और एक छोर पे इविल है. लाइट इसलिए लाइट है क्योंकि डार्कनेस की कमी है, और डार्क इसलिए डार्क है क्योंकि वहां लाइट की कमी है, और बीच में बहुत सारे शेड्स ऑफ ग्रे हैं, और एक रेखा ऐसी है जो सेंटर में भी चल रही है. तो आप डुअलिटी कॉन्शियसनेस में जब होते हैं, जिस चीज को आप अपोज करते हैं सबकॉन्शियसली आप उसको एम्पावर करना शुरू कर देते हैं. बट जब आप बिल्कुल यूनिटी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो आप सभी चीजों के बीच का बैलेंस देखना शुरू कर देते हैं. तो अभी तक क्या हो रहा था, लाइफ वॉज आइदर गुड और बैड, सिचुएशन वॉज आइदर गुड और बैड. अब जब मुझे बीच की रेखा दिखाई देने लगी, वो बैलेंस दिखाई देने लग गया, तो मैं सडनली दृश्य से दृष्टा हो गई, क्योंकि मैं अब सभी चीजों को सेंटर पे आके देख पा रही थी. सभी एक्सपीरियंसेस मेरी लाइफ में आ तो रहे थे, बट वो एक्सपीरियंस भर ही थे. इट वॉज नॉट कि मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मैं इन सभी चीजों में एक तरह से विटनेस होने लग गई. और जैसे जैसे मैं विटनेस होती गई वैसे वैसे मेरी अटैचमेंट जो थी वो छूटने लग गई. विटनेस होने के साथ अटैचमेंट छूटी, और एक डीपर लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस आने लग गया कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ भी है, मेरे अंदर वीकनेस भी है, और मैं अपनी वीकनेसेस को नकार नहीं सकती, छुपा नहीं सकती, मुझे उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. तो ये दो फिनोमिनाज जब मेरे साथ हुए कि एक्सेप्टेंस आया मेरे अंदर और नॉन अटैचमेंट आया, तो मेरी लाइफ से सफरिंग्स डिसअपियर होने लग गई. आई स्टार्टेड फीलिंग मच एंड मच बेटर अबाउट माई सेल्फ. अब ये सारे जो लेसन्स मैंने आपको बताए, करेज, ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन, आप इनको एक बार मास्टर नहीं कर लेते. ये हमारा स्पिरिचुअल पाथ स्पाइरल होता है, जैसे वॉशिंग मशीन होती है, उसमें आप डालते हैं रिंस स्पिन, रिंस स्पिन. तो ये लेसन्स उस तरह आते रहते हैं, डीपर लेसन्स, टफर लेसन्स कीप कमिंग, जब तक हम उस स्पिरिचुअल ट्रुथ को पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर लेते. तो 2015 तक के टाइम में आई फेस्ड मल्टीपल चैलेंजेस वेयर आई गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज ट्रुथ्स इन माय लाइफ. नाउ
one beautiful phenomena happened with me. अनकंडीशनल लव उससे पहले समझ पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और हम कहते हैं कि हम अनकंडीशनल लव करते हैं, बट अनकंडीशनली प्यार करना, बिना शर्त के प्यार करना बहुत ही मुश्किल होता है. बीइंग अ मदर, थोड़ा सा हमारे लिए, मदर्स के लिए, लेडीज के लिए आसान होता है अपने से पहले किसी को रख पाना, क्योंकि हमारे पास बच्चे होते हैं. बट ना चाहते हुए हम अपने बच्चों पे भी कई बार कंडीशंस लगा देते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि ये लाइफ में कहीं सक्सेसफुल ना हो पाए, ये फेल ना हो जाए. तो हमारा लव ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं अनकंडीशनल हो जाता है. बट आई वॉज वेरी लकी ड्यूरिंग दिस टाइम. इस टाइम में मेरी सिस्टर इन लॉ की डॉटर मेरे पास रहने आई 2 साल के समय. My sister-in-law is in the US, and her daughter was in India during that time. She came to stay with me for a period of 2 years. अब एक बच्चा मेरे घर में था जहाँ पे मुझे उसकी ग्रूमिंग तो करनी थी, पर उसकी सक्सेस और फेलियर को लेके मेरा कोई डर नहीं था. And for once I experienced unconditional love with this child. मेरी अपनी डॉटर के साथ कहीं ना कहीं मैं कंडीशंस लगा रही थी, बट इस बिटिया, छोटी सी बिटिया के आने से मेरा दिल थोड़ा सा खुल गया, एंड आई कुड love her unconditionally without placing any expectations on that small child. And I was taken on to the next level of my spiritual experience, where I started giving and sharing love unconditionally. तो अब जब ये सब हुआ, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो गई. मैंने ग्रेटिट्यूड, ये सारे लेसन सीख लिए, मैं इन फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड इन हो गई, तो मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी वैसे होने लगे. आई गॉट मोर एंड मोर सर्कमस्टांसेस टू बी थैंकफुल, आई गॉट मोर एंड मोर सर्कमस्टांसेस टू बी अप्रिशिएटिव, आई गॉट मोर एंड मोर लव, बट आई वाज स्टिल लर्निंग द लेसन्स. तो जैसे एक ट्रू सीकर होता है, जैसे एक ट्रू रास्ता ढूंढने वाला होता है, जब ये सब हुआ तो मेरा नेक्स्ट ब्रेक थ्रू आया 2015 में. 2015 में एक बड़ी मजेदार कहानी हुई. आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग माई लव फॉर गॉड. मुझे लगने लगा कि कहीं मैं परमात्मा को अपना साइकोलॉजिकल क्रच तो नहीं बना रही. जैसे एक शराबी शराब पे डिपेंडेंट है, फूडी फूड पे डिपेंडेंट है. माई क्वेश्चन वॉज आई इन लव विद गॉड, और वॉज आई जस्ट यूजिंग गॉड एज अ क्रच, कि मैं अपना ये मुश्किल समय राम नाम के सहारे पार कर रही हूँ. तो जब ये क्वेश्चन मेरे मन में आया, तो आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर आंसर्स कि मैं क्या कर रही हूँ. तो आई केम अक्रॉस दिस वर्स इन बाइबल, जॉन 10 verse 10. इट सेज, क्रचेस अनेबल पीपल टू लिव फुलर लाइव्स व्हाइल दे आर हीलिंग. तो मुझे इसका आंसर मिला कि क्रचेस जरूरी हैं टाइम के लिए, बट उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट अबाउट इफ आई हील्ड, विल आई ड्रॉप द क्रच? तो ये राम नाम की छड़ी क्या छोड़ दूंगी मैं? जब ये सब हील हो जाएगा, अब मैं बहुत बेटर हूँ, और मुझे लगता है 1-2 साल में मैं इस हालत में आ जाऊंगी कि मैं क्रच छोड़ दूं, तो क्या परमात्मा भी छोड़ दूंगी? तो आप यूनिवर्स से जब क्वेश्चंस पूछते हैं, तो यूनिवर्स आपको आंसर्स देता है. उस समय कई बार आपको वो आंसर्स समझ नहीं आते, बट टाइम के बाद आपको समझ आना शुरू होता है कि आंसर क्या है. अब ये क्वेश्चन मैंने पूछकर यूनिवर्स को छोड़ दिया, और आप देखें कि यूनिवर्स ने कैसे मुझे इसका आंसर सिखाया. 2014 onwards, I started having vivid dreams of my school. आपको मैंने सबसे पहले चैप्टर में बताया था कि मेरे फादर का ट्रांसफर हो गया था, और जिन दोस्तों के साथ मैंने अपना बचपन बिताया था, मैं उन दोस्तों को कहीं पीछे छोड़ आई थी. और 2014 के बाद मुझे कम से कम साल भर के लिए डेली ड्रीम आता था, जिसमें मैं अपने स्कूल को रिविजिट कर रही थी, अपने उन दोस्तों को रिविजिट कर रही थी. और एक टाइम तक आते आते ये अर्ज इतना स्ट्रांग हो गया कि आई हैड नो ऑप्शन बट टू स्टार्ट लुकिंग फॉर माय फ्रेंड्स ऑन फेसबुक. तो मैंने फेसबुक के माध्यम से अपने पुराने दोस्तों को ढूंढना शुरू किया. और जितनी हमारे ग्रुप में स्पिरिचुअल डॉक्टर्स में लेडीज हैं, वो इस बात को अंडरस्टैंड करेगी. आदमियों को ढूंढना बहुत आसान है फेसबुक पे, उनका वही नाम रहता है, और वो जनरली भाग भाग के अपना फेसबुक पे पेज बना लेते हैं. बट लेडीज को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा सरनेम चेंज हो जाता है. आधी से ज्यादा तो अपने घर गृहस्थी में इतनी लीन हो जाती हैं कि मुझे लगता है वो फेसबुक पेज बनाना ही भूल जाती हैं. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ. आई फाउंड अ कपल ऑफ माई ओल्ड क्लासमेट्स, द बॉयज, बट वो लड़कियों को ढूंढने में मुझे सालों लग गए. तो 2015 में आई सडनली हैड अ ब्रेक थ्रू. मैंने 3 साल पहले फेसबुक पे एक मैसेज छोड़ा था, जिसके थ्रू मुझे किसी का
मैसेज जवाब आया और एक एक करके मुझे अचानक से अपने 20 वो पुराने बचपन के साथी एक साथ मिल गए। वी फॉर्म्ड अ व्हाट्सएप ग्रुप और आप सब इस बात को देख चुके होंगे, सभी की लाइफ में आजकल व्हाट्सएप बहुत इंपॉर्टेंट है और एक स्कूल का वो बचपन का ग्रुप बहुत अच्छा सा ग्रुप होता है जिसपे हम अपनी सारी नटखट बातें करते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना, हम 20 लोग एक साथ थे और उसमें हमने बहुत सारी शरारतें की, लड़ाइयाँ की। तो ना जानते हुए, तब तक मुझे इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में कुछ नहीं पता था। तो मैं 40 इयर्स की लेडी उस ग्रुप में 40 इयर्स की नहीं थी। मैं कभी 6 साल की बच्ची थी, कभी 8 साल की बच्ची थी। तो जो भी एक्सपीरियंसेस, जो भी मेंटल ब्लॉक्स वहां पे हमारी ग्रोथ रुक गई थी, तो उस ग्रुप में रहने से हमारी इनर चाइल्ड को हीलिंग मिलनी शुरू हुई और वो एक्सपीरियंस के साथ हमारे दबे हुए जितने भी इमोशंस थे, चाहे वो 6 साल की उम्र के थे, चाहे वो 10 साल की उम्र के थे, चाहे वो 12 साल की उम्र के थे, वो सारे एक्सपीरियंसेस सामने आने लगे। I went on to the next stage. Suddenly, one day, after having found these young friends, my heart chakra opened. They were flutters, and there was this immense surge of energy. और मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो गया. But with that, I came to this immense love that I felt for the entire humanity, for the entire universe. इतना प्रेम कि मुझे लगता था कि वो प्रेम मैं समा ही नहीं सकती अपनी इस बॉडी में और मुझे हर जगह प्रेम ही प्रेम नजर आने लगा, which was very very unusual for me. I was growing, but that phenomena was really something different that happened to me. अब हमने इश्क को चख लिया, बट इश्क कभी भी आसान नहीं होता है। एक बहुत ही खूबसूरत जिगर मुरादाबादी ने शेर कहा है, ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इससे पहले मैं सोचती थी कि ये आग का दरिया इसलिए क्योंकि वो रोमियो जूलियट को मिलने में बड़ी मुश्किल होती थी या हीर रांझा वर हैविंग अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। बट जब मुझे इश्क हुआ, जब मेरा हार्ट चक्र ओपन हुआ, जब मैंने लव फील करना शुरू हुआ किया, तो मैं इस शेर के मायने समझने लग गई कि इश्क करने के लिए, सच्ची मोहब्बत करने के लिए आपको आग के दरिया में से जाना पड़ेगा, जिसमें आपकी जितनी इम्परफेक्शंस हैं, जितनी इम्प्योरिटीज हैं, जितनी इनसिक्योरिटीज हैं, वो जलकर खाक नहीं हो जाएं और आप सिर्फ अपनी आत्मा के स्वरूप में ना आ जाएं। तो विद दिस अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स गेव मी आंसर्स। मैं तो परमात्मा से पूछ रही थी कि तुमको बैसाखी बना के सारी जिंदगी चलना पड़ेगा कि कभी तुमसे इश्क भी होगा। तो अब इस फेज के साथ आई एंटर्ड द न्यू फेज ऑफ माय क्वेस्ट कि मुझे इश्क हो गया। अब जब हार्ट चक्र आपका शुरू शुरू में ओपन होता है ना, तो आपके जितने भी डूबे हुए इमोशंस होते हैं, जिनको आपने रिप्रेस कर रखा होता है, जो भी ट्रोमैटिक आपके ब्लॉक्स होते हैं, क्योंकि चक्र ओपन होता है। अभी डॉक्टर संदीप ने भी बात कही थी कि जहां जहां हमारा हार्ट ब्रेक करता है, उसके थ्रू लाइट शाइन करनी शुरू हो जाती है। पर जब हमारे इमोशनल ब्लॉक्स होते हैं, आप ये सोचें कि ये एक फोड़ा होता है, जब तक आप इसको चीरा नहीं लगाएंगे, जब तक आप इसको मवाद नहीं निकालेंगे, इसको हील होने का टाइम नहीं मिलता। तो आई केम अक्रॉस all the emotions that were pent up inside me, all the blocks, all the anger that I had inside me, जिसको मैंने इतने सालों से दबा कर रखा हुआ था और कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअलिटी से ढक कर भी रखा हुआ था। और मेरी पर्जिंग इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि उस पर्जिंग में, उस सेल्फ क्वेश्चनिंग में, उस ट्रॉमेटिक हीलिंग में मैं अपने कम से कम 4-5 लाइफ टाइम्स को ऑटो रिग्रेस होकर विजिट कर पाई और अंडरस्टैंड कर पाई कि इस लाइफ टाइम में मेरा इन लोगों के साथ क्या कनेक्शन है, क्यों मेरे पेरेंट्स के साथ मेरा कनेक्शन है, क्यों मेरे हस्बैंड के साथ मेरा क्या कनेक्शन है। और मुझे सडनली एनर्जी फील होनी शुरू हो गई। आई कुड फील द कर्मा एज एनर्जेटिक रिंग्स और मुझे समझ आने लग जाता था कि ये एनर्जी कहाँ ब्लॉक है, कहाँ पे ये उलझी हुई है और इसको खोलने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछकर मैं फंस गई। सडनली आई एंटर्ड अ फेज ऑफ एब्सोल्यूट डार्कनेस। अब मैं आपको इसका एक मेंटल पिक्चर कन्वे करने की कोशिश कर रही हूं कि मैं एक ऐसी मेंटल स्पेस में एंटर कर गई जहां पे हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था।
जो मैंने लव एक्सपीरियंस किया, जो मैंने स्पिरिट के साथ कनेक्शन एक्सपीरियंस किया, जो मुझे मजे आने लग गए थे अपनी स्पिरिचुअलिटी में, वो सडनली एकदम अचानक इस पर्जिंग के बाद खत्म हो गए। आई कॉल दिस अ स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल एपैथी, जिसमें मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रही थी, परमात्मा के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं था, लाइफ में मौज एकदम अचानक से खत्म हो गई। अब द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी वाज, शुड आई गो बैक? आप एक गहरे टनल में आ गए जहां हर तरफ अंधेरा है, आपको हाथों हाथ कुछ भी नहीं सूझ रहा, और आपने डिवाइन मस्ती महसूस कर रखी है। बट मेरे अंदर क्वेश्चन चल रहा था, क्या मैं वापस जाऊं? जिस रास्ते में आई हूं, क्या मैं वापस जाऊं? वापस जाने का मतलब था परमात्मा को एज ए क्रच ही अपनी लाइफ में सारी जिंदगी के लिए रखना, कि क्या मैं आगे बढ़ूं और परमात्मा पे विश्वास रखूं कि शायद उसका प्रेम मुझे किसी ऐसी जगह ले जाए जहां पे मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं जा सकती हूँ। तो उस गहरे टनल में आई वॉज रियली इन अ स्टेट वेयर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज गोइंग ऑन इन माय लाइफ। और सिर्फ परमात्मा पे मेरा विश्वास और उसको पाने की ललक ही एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे उस पीरियड में कैरी फॉरवर्ड किया, क्योंकि पीछे जाने का सवाल ही नहीं था। पीछे जाने का मतलब था कि सारी जिंदगी मालिक को एक बैसाखी के रूप में पाना, पर मैं तो अब उससे इश्क करना चाहती थी, तो मैं इस इश्क के नाते आगे बढ़ गई। तो suddenly, after a period of 3 months of spiritual apathy, I was sitting and I was just wondering what is happening. And suddenly, all the walls of that tunnel started crumbling in front of me. तो जब मैं कह रही हूँ कि वॉल्स क्रम्बल कर रही हैं, तो मैंने क्या पाया, वो वॉल्स क्या थी? वो हर वो लेबल जो मैंने सारी जिंदगी में अपने ऊपर लगाया था, या समाज ने या रिलीजन ने या फैमिली ने मुझ पे लगाया था, चाहे मेरी कास्ट थी, चाहे मेरा रिलीजन था, चाहे मेरा जेंडर था, चाहे मेरा प्रोफेशन था, वो सारे लेबल्स दीवारों के रूप में एक एक करके उस टनल में ढहने लगे। मैंने तो सोचा था कि टनल के एंड पे पहले मुझे छोटी सी लाइट दिखाई देगी, फिर मैं उस लाइट की तरफ क्रॉल करती हुई जाऊंगी, तो मैं इस फेज में से बाहर निकलूंगी। बट नो, आई वॉज ब्लाइंडेड बाय द लाइट दैट वॉज शोन व्हेन माई ईगो ब्रोक डाउन। सारे लेबल्स जो हम अपने समाज में चलने के लिए, जितने भी लेबल्स हम अपने ऊपर लगाते हैं, अचानक से टूटने से इतनी रोशनी मेरे अंदर आ गई कि आई वॉज लिटरली ब्लाइंडेड बाय व्हाट आई वॉज सीइंग। आप सारी जिंदगी अपने आप को एक बॉक्स के रूप में इमेजिन करते हो। उस बॉक्स पे आप, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं जाट हूँ, मैं मुसलमान हूँ, जो भी लेबल्स लगाते हैं, और सडनली वो बॉक्स की दीवारें गायब हो जाएं, तो आप अपना सच्चा स्वरूप देख पाते हैं कि आप कितने अथाह, कितने लिमिटलेस हैं। एंड दैट इज द एक्सपीरियंस दैट आई हैड, कि आई वॉज इनफाइनाइट, आई वॉज लिमिटलेस। मेरी स्पिरिट क्या थी, और मैं तब समझ पाई कि आई एम लव। आई वॉज अंडरस्टैंडिंग। तो परमात्मा पे विश्वास करके आगे बढ़ने से मैं ये समझ पाई कि हमारी स्पिरिट क्या है, हम प्रेम स्वरूप है, हमारी आत्मा प्रेम स्वरूप है, और परमात्मा प्रेम है। तो जिस परमात्मा को पाने के लिए मैं सारी जिंदगी शिद्दत से लगी थी, वो मृग कस्तूरी की तरह वो तो मेरे अंदर ही था, और सिर्फ वो जाले, वो दीवारें हटानी थी मुझे बीच में से, अपनी स्पिरिट की ट्रुथ को पहचानने के लिए कि मैं लव हूं। तो वो ताला जो मैं किसी भी चीज से नहीं खोल पाई, उसकी चाबी प्रेम में थी। लव वॉज द की, इश्क ही वो की थी। और सडनली मेरी लाइफ मेरे सामने क्रिस्टल क्लियर मुझे दिखाई देने लग गई। अब तक जो मैं सोच रही थी कि मैं एक पाथ पे चल रही हूँ, जो सब कॉन्शियस लेवल पे चल रहा था, अब मुझे बिल्कुल कॉन्शियस लेवल पे क्लियर हो गया कि आई वॉज वॉकिंग अ स्पिरिचुअल पाथ। और चाहे मुझे पता था, चाहे नहीं पता था, पर मेरे सोल को, मेरे इटर्नल सेल्फ को सब कुछ पता था। और उसने मेरे को उन एक्सपीरियंसेस में, उन लोगों के साथ गाइड किया जिन्होंने आके मुझे ये सारे स्पिरिचुअल लेसन्स इस जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो आई केम टू दिस अंडरस्टैंडिंग कि जब सोल को सब कुछ पता है और मैं प्रेम हूं, तो क्यों ना सबसे पहले खुद से इश्क करके देखूं। तो वहां से मेरी जर्नी ऑफ सेल्फ शुरू हुई, कि मैंने वो सारा लव, वो सारा कंपैशन जो मैंने अभी तक जितनी चीजें सीखी थी, एक्सेप्टेंस, लव, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस,
अब तक मैं लोगों के लिए कर रही थी, अब सडनली विद ओपनिंग ऑफ द हार्ट चक्र, विद अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम लव, वो सारा प्यार मैंने अपनी तरफ डायरेक्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे मेरा इनर चाइल्ड हील होना शुरू हुआ. I became joyful, I became strong, I became healed, and I was one with God for once in my life. तो जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि आप में यूनिवर्स है और आप यूनिवर्स में हैं और आप ईश्वर का वो स्वरूप अपनी आंखों से देख लेते हैं और अपना वो स्वरूप अपनी आंखों से देख लेते हैं, तो फिर आप अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि मुझे पूरे वर्ल्ड को चेंज नहीं करना. ऑल आई नीड टू डू इज दैट आई नीड टू चेंज माई सेल्फ, क्योंकि हमारी इस ट्री की जो रूट्स हैं वो हमारी कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है. इफ आई चेंज द वर्ल्ड आउटसाइड विल चेंज. तो इसके साथ आई एंटर्ड द नेक्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ वेयर आई वॉज द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ. तो आई डिसाइडेड कि आई एम द क्रिएटर और जिस चीज पे भी मैं फोकस करूंगी वो चीज मेरी लाइफ में बढ़नी शुरू हो जाएगी. ये बात मुझे अब तक बिल्कुल समझ आ चुकी थी. तो अब ये चीजें क्योंकि मैं कॉन्शियसली कर रही थी और मुझे ये बात भी समझ आ गई थी कि मेरे जाने ना अनजाने इस 40 इयर्स की जर्नी में मेरे सोल ने मुझे हमेशा गाइड किया है और मुझे ऐसी जगह पर लेकर आ गया है जहां पे मैं इस जर्नी पे आगे प्रोग्रेस कर पा रही हूँ. मैंने अपना सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करने की सोची. अब तक मैं अपनी लाइफ अपने माइंड से जी रही थी. सडनली जब मुझे ये अंडरस्टैंडिंग आई कि मेरे बताए बिना भी सोल को मेरा सारा रास्ता पता है, तो मैं क्यों अपने दिमाग पे इतना जोर डालूं. आई डिसाइडेड टू अपग्रेड माई सॉफ्टवेयर एंड चेंज द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइंड बेस्ड फियर बेस्ड टू हार्ट बेस्ड सोल बेस्ड. बट ये कहने में जितना खूबसूरत और आसान लग रहा है, इट वॉज नॉट ए ईजी जर्नी. इट वॉज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जर्नी, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें सरेंडर करनी पड़ती हैं. तो विद दिस आई केम टू द नेक्स्ट लेसन, स्पिरिचुअल लेसन, सरेंडर. अब सरेंडर करना शब्द बहुत छोटा है, पर लेटिंग गो करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्पिरिचुअल लेसन. एंड आई गेस ऑल ऑफ अस मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस एट वन टाइम ऑफ द अदर. इट डजंट कम इन वन फेज. या आप बार बार लेट गो करते रहते हैं एंड यू कीप लेटिंग गो एंड दैट इज हाउ यू अराइव टू इट. तो जब मैंने लेटिंग गो शुरू किया तो सबसे पहला चैलेंज मेरे सामने था अपने ईगो के साथ दोस्ती करना. मैं तो इश्क के फेज में थी और सबने कह रखा था कि ईगो बहुत खराब है, ईगो से, मेरे से तो ईगो से भी लड़ाई नहीं हो पा रही थी. तो आई केम इनटू दिस फेज वेयर आई स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स विद माय ईगो. तो मेरे को ऐसा अपना ईगो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर जैसा लगता था. बट मैंने उसके साथ दोस्ती की. मैंने उसको बोला कि तुम गेट पे खड़े रहो, एक्सपीरियंसेस को अंदर आने दो और तुम्हें प्रॉब्लम नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैं ध्यान रखूंगी. ऑल इज वेल, ऑल इज वेल. तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने अपनी ईगो को समझाना शुरू किया एंड इट टुक अ लीप ऑफ फेथ और आई स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो. अब वुमेन सीकर्स में स्पेशली लेटिंग गो इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज रिलेशनशिप्स छोड़ने पड़ते हैं, चीजें छोड़नी पड़ती हैं, हैबिट्स छोड़नी पड़ती हैं, पैटर्न्स छोड़ने पड़ते हैं और बहुत सारे लोग जो आपको मिलेंगे आपसे कहेंगे तुम इतना चेंज हो गई हो, तुम अब पुरानी वाली आरती नहीं रही. तो आप कई बार डर जाते हैं कि आप वो चीजें सही कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि जिन लोगों के साथ आपकी एक ट्यूनिंग आपको लगता था कि पहले है, सडनली वो आपकी होराइजन से डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत ही स्केरी फिनोमेना होता है. तो आई हैड टू लेट गो ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय लाइफ. बहुत सारी चीजों से मैंने अपना डिस्टेंस कर लिया. बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो टॉक्सिक थे, मैंने उनसे अपने आप को डिस्टेंस कर लिया, क्योंकि अब मैं फियर बेस्ड रिलेशनशिप्स या फियर बेस्ड पैटर्न्स में चल ही नहीं सकती थी. आई चेंज माई सॉफ्टवेयर. I decided to move out of my marriage. I decided that this relationship was not working the way I wanted it to work. And suddenly, what I find, if I move out of my marriage, I was financially bankrupt. तो वुमेन अगेन फेस दिस प्रॉब्लम बिकॉज हमारा सारा जो सिस्टम है हमने इस तरह बना रखा है कि हम कहीं ना कहीं
कमा भी रहे होते हैं तो भी हम एक आश्रित होते हैं, वी आर नॉट मैनेजिंग दोज फंड्स, हमें पता ही नहीं होता कि किस तरह लाइफ चल रही है। तो उस समय में मैंने मैस्लोज हायरार्की को अपना रोल मॉडल बनाया, अपना रोड मैप बनाया, और धीरे 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 ओवर द नेक्स्ट 3 years आई गेन्ड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आई कुड टेक केयर ऑफ, आई वॉज अ सिंगल मॉम, कुड टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड, एंड मेरे रिलेशनशिप्स चेंज होने लगे। बिल्कुल नए लोग मेरी लाइफ में आए जो कि बिल्कुल मेरी तरह थे, मेरी तरह सोचने वाले थे। और देखिए, मैं घूमते घूमते स्पिरिचुअल डॉक्टर्स के इस ग्रुप में भी आ गई, जिसमें आप सब लोग जो मेरी तरह के लोग हैं मुझे मिल गए। तो कहने का मतलब, जो मेरे पुराने रिलेशनशिप्स थे, जो मेरी पुरानी चीजें थी, वो सारी सडनली डिसअपियर होने लग गई, एंड न्यू पीपल, न्यू एक्सपीरियंसेस स्टार्टेड एंटरिंग माई लाइफ। फिर मुझे लगा कि अब मेरी एस्टीम नीड्स भी मुझे पूरी करनी है, माई ग्रोथ एज अ प्रोफेशनल हैड स्टॉप. So I did this diploma in women empowerment and development from IGNOU, and I then did a course in relationship counseling. And now I'm at a stage where I've started utilizing my capabilities, utilizing my creative potentials. और आप में से कुछ लोगों ने शायद मेरा चैनल लेट्स टॉक भी विजिट किया होगा। तो अब मैं आपके साथ बात भी कर रही हूँ, तो मैं अपनी क्रिएटिव और इमेजिनेटिव स्किल्स आजकल यूज कर रही हूँ। अब क्योंकि मुझे एनर्जी फील होनी शुरू हो गई थी, तो मुझे यूनिवर्स के सारे लॉज समझ आने लग गए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी किस तरह से मूव करता है, और मेरा माइंड, बॉडी, हार्ट सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन था। तो मेरे लिए कुछ भी निर्माण करना मुश्किल नहीं था। I started playing with energy. I started building a new life for myself, and I became a master manifester. इससे पहले लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत लंबा लैग पीरियड होता था, कि मैंने आज एक चीज सोची तो उसको अचीव करने में 10 साल का समय लग जाता था, कई बार 5 साल का समय लग जाता था। बट क्योंकि मेरा सारा कुछ अलाइन था, मेरे चक्रास ओपन थे, मेरे को एनर्जी दिखने लग गई थी, तो मेरे लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना बहुत आसान होता था। मैं सोचती थी, वो चीजें, वो लोग, वो रिसोर्सेज, मुझे सोचना भी नहीं पड़ता था, वो सब चीजें मेरे पास आने लग गई। और इसके साथ मैंने सबसे पहले मैनिफेस्ट किया अबंडेंस। तो मेरी लाइफ में पैसा, शोहरत, अच्छे लोग, सभी चीजें भरपूर मात्रा में आने लग गई। तो 2015 से लेकर 2018 में आई बिल्ट एन एंटायरली न्यू लाइफ फॉर माई सेल्फ, बेस्ड ऑन व्हाट आई वांटेड from my heart, not from what society wanted from me or what society was expecting from me. अब मैं यहाँ थोड़ा सा माइथोलॉजी में आपको छेड़ूंगी। हम सब ने समुद्र मंथन के बारे में पढ़ा है, हम उसमें पढ़ते हैं एक तरफ असुर थे, एक तरफ देवता थे, और बीच में से मेरु पर्वत के आसपास उन्होंने मंथन किया। तो मंथन एक्चुअली क्या है? ये मंथन सिंबॉलिक है हमारे अपने अंदर के मंथन के बारे में। जो असुर हैं वो हमारा सबकॉन्शियस है, हमारे लोअर एनिमल 3 चक्रास हैं, जो हमारे लोअर चक्रास हैं। जो बीच का पर्वत है वो हमारा हार्ट चक्र है, जब हार्ट चक्र खुलता है तभी मंथन शुरू हो पाता है। और जो इधर की 3 शक्तियां हैं वो हमारे ऊपर, जो हमारी देवता शक्तियां हैं, वो हमारे लो हायर चक्रास हैं, जिससे हम कॉस्मिक एनर्जी को पा सकते हैं। तो जब इनके बीच में मंथन शुरू होता है तो सबसे पहले निकलता है विष। तो मैं विष की स्टेज से निकल चुकी थी, मैं वो सारे ट्रॉमास को फेस कर चुकी थी, वो सारा विष मैं पी चुकी थी। अब मैं उस स्टेज में थी जहां निकल रहे थे हीरे मोती, कल्पतरु, बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारी खूबसूरत चीजें जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, ये तो डॉक्टर संदीप की और डॉक्टर रंजन की वजह से कि मुझे रिसर्च करना पड़ा कि आखिर मुझे मिला क्या। तो इस टाइम में 2015 से लेकर 2018 तक अगेन आई वाज वेकिंग अप एट 3 एंड आई हैड मैसिव स्पिरिचुअल डाउनलोड्स, जिसमें मेरा एंटायर सिस्टम, मेरा डीएनए सब कुछ बदल गया, और मेरी लाइफ हार्ट सेंट्रिक लाइफ बन गई माइंड सेंट्रिक लाइफ से। सो आई रिसीव्ड इंफॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। तो अभी जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि इस चीज को हम चैनलिंग कहते हैं, जो कि आपको बिल्कुल डायरेक्ट स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये कोई मैजिक नहीं था, क्योंकि मेरे चक्रास ओपन थे और अलाइन थे, तो मैं जितना भी कॉस्मिक एनर्जी था उससे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ले रही थी। और एक हम कहते हैं प्रारब्ध, जो आपने इतने सालों, अपने इतने लाइफ टाइम से सोल में संचित कर रखा होता है ज्ञान, तो वो जो सारा ज्ञान था मुझे राइट टाइम पे परमात्मा ने
वापस लौटा दिया जो मैंने पिछले जन्मों में शायद संचित कर रखा था। इसके अलावा मुझे मिला क्लियर कॉग्निसेंस का गिफ्ट। क्लियर कॉग्निसेंस इज अ गिफ्ट वेयर यू हैव दिस इंट्यूटिव नोइंग। आपको नोइंग होती है कि किस सिचुएशन में आपको किस तरह का एक्शन लेना है। तो मेरे को बिल्कुल क्लियरली अपना रास्ता पता होता था कि मुझे अगला स्टेप क्या लेना है। और एक बहुत ही मजेदार फिनोमेना होने लग गया कि मेरी लाइफ से कंट्रोल खत्म हो गया क्योंकि ईगो की डेथ हो गई। तो मैं सुबह उठती थी तो मुझे लगता था कि आज के दिन की एक रोड मुझे बनी हुई मिलेगी और वो मिलती थी, और मुझे सिर्फ उस रोड पे चलने की हिम्मत भर रखनी है ताकि मैं पहचान सकूं कि मुझे करना क्या है। इसके साथ मुझे नेक्स्ट गिफ्ट मिला रिलेशनशिप तंत्र का। So I have discussed with Dr. Ranjan also, and we have had talks about this with Dr. Girdhar also. He is my co-partner in this journey. So I was initiated into Tantra. Before this, I had no knowledge, no guru, but with the spiritual information that I gained, I was initiated into talking about relationships, studying about relationships, and I had this in-depth knowledge about Tantra even without knowing about कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे I was initiated into how to use sexual intimacy for manifestation, for creation, for enhancing world peace। मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन मिली उस समय में। और फाइनली जो कि हम पहले बात कर रहे थे, I was taught about empath healing, which I'm using on a day-to-day basis with my patients। इम्पैथ हीलिंग में हम इसके बारे में अभी थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि नहीं तो मेरी स्टोरी में ब्रेक आ जाएगा। तो मुझे समुद्र मंथन की स्टेज में बहुत सारे हीरे मोती मिले कि ये सारे गिफ्ट्स मुझे मिलने शुरू हो गए और मैं एनर्जी को फील करने लग गई। आई कुड अंडरस्टैंड दैट द एंटायर यूनिवर्स वाज मेड ऑफ एनर्जी, और क्योंकि मुझे एनर्जी फील होने लग गई तो जहां पे भी कोई एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस होते थे तो मैं उनको देख के अपने माइंड से सुलझा पाती थी। तो आप सब जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, येट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो मैंने इस टाइम में ट्रांसम्यूटेशन को मास्टर किया। I started understanding that I could let negative energy pass through me and convert it into positive energy. Even when the emotions, the vibrations around me were negative, if I could stand with presence, with divine guidance in that time, तो मैं उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करने में सक्षम थी। और ये मेरा रोल था। 2018 आप देखेंगे हर 3 साल के बाद ऐसा कुछ होता था जिसमें मेरी लाइफ एक और नया शिफ्ट लेती थी। 2018 आई कॉल इट द ईयर ऑफ पिलग्रिमेज। ईयर ऑफ पिलग्रिमेज इसलिए क्योंकि मैं अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक पॉइंट में लाने में सक्षम हो पाई। हुआ क्या, इस साल में आई रिटर्न टू माई फ्रेंड्स इन लुधियाना, जिनके साथ मैंने अपनी 1st to 8th क्लास की स्कूलिंग की थी और जो हम व्हाट्सएप ग्रुप में 3 साल से जुड़े हुए थे। तो आफ्टर 30 years आई reunited all my friends in Ludhiana, and it was a beautiful healing experience for all of us. And after 25 years we had our college reunion. Dr. Vijay Girdhar was a part of it and he knows what all happened. तो मैं 2018 में I was blessed enough as a woman, I would say I was blessed कि मैं अपने पास्ट और प्रेजेंट को एक जगह पे लाके खड़ी कर पाई और मैं रिविजिट करके जो चीजें, जो चैप्टर्स में अनटच छोड़ आई थी उनको फाइनली क्लोज करके अपने प्रेजेंट में वापस आ सकी और फ्यूचर के लिए बढ़ने के लिए तैयार हो गई। 2018 onwards, I started with the process of integrating whatever spiritual understanding, whatever wisdom I had gained, and I integrated everything, my subconscious with my conscious and my superconscious, my past with my present, my masculine with my feminine. I started integrating all the aspects of my life to come to a balance where I could start functioning the way God intended me to function. मेरे अंदर कोई विरोधाभास नहीं रहा। हम पीसफुल, हमारे अंदर कन्फ्लिक्ट जब होता है तो हम परेशान होते हैं, हम बीमार होते हैं। तो धीरे धीरे करके मेरे अंदर के जितने भी कन्फ्लिक्ट्स थे कि क्या मेरे में अच्छा है, क्या खराब है, क्या मैस्कुलिन है, क्या फेमिनिन है, वो सारे इंटीग्रेशन की स्टेज में आ गए, जिसको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं कि आप एक बैलेंस पॉइंट पे आ जाते हैं, आपका अंदर का विरोधाभास बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आई स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग ऑल दोज गिफ्ट्स दैट आई हैड अचीव्ड
and I realized that I was a light worker. तो जो मैंने 2012 में विजन देखा था, जिसको मैं उस समय नहीं समझ पाई कि मेरा रोल क्या है, तो I understood that I am a worker of light. I work with energy and I have this gift with me कि मैं इस energy को work करके इसको ट्रांसम्यूट कर सकती हूँ और अर्थ की कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में कहीं ना कहीं हेल्प कर सकती हूँ, चाहे वो छोटे लेवल पे है. इट डजेंट मैटर कि मेरा लेवल क्या है, बट दिस इज माई रोल. और जिस दिन परमात्मा को लगेगा आई विल बी कॉल्ड फॉर अ बिगर फंक्शन to address bigger organizations where I can tell what my experiences have been and how I have evolved to the heart-centric life. And आप सब जानते हैं कि मैंने I just started a channel. राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट. इस चक्कर में मैंने पिछले 1-1.5 महीने से कोई वीडियो भी नहीं पोस्ट किया, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे बहुत ज्यादा काम कराया, डॉक्टर संदीप और डॉक्टर रंजन. तो दिस चैनल इज गोइंग टू डील विद सेल्फ डेवलपमेंट, रिलेशनशिप्स एंड फाइनली इंटीमेसी, स्पेशली सेक्सुअल इंटीमेसी. तो मेरा ये एम है, लेट्स सी परमात्मा मुझसे किस तरह काम कराते हैं. फाइनली आई एम एट पीस विद माई सेल्फ. I'm at peace, and I will not say this is the end of my story. This is the beginning, because जो काम मैंने करने हैं उन कामों के लिए अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ. सिर्फ मालिक का हुक्म होने की वेट है, क्योंकि उसका इश्क है, वो अपने आप वहां ले जाएगा जहां उसको लेकर जाना है. मुझे बस चलने भर की हिम्मत रखनी है, और वो हिम्मत भी उसी परमात्मा से आनी है. तो स्टोरी तो यहाँ हुई खत्म. अब कुछ और था जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी. With this spiritual body that we are in, we are all people of science. So मेरे सामने क्वेश्चन ये आया कि अब तक जितने सेशंस मैंने आप लोगों के साथ अटेंड किए हैं, देखे हैं, we have always discussed the science behind the healing. अगर साउंड हीलिंग है, न्यूट्रिशन हीलिंग है, गर्भ संस्कार है, we have discussed the science. तो मेरे मन में सवाल आया कि is there a science to my story? Is there something which I can prove that there is a science? So I was forced to research because of these 3 men in my life, and I found कि जो भी experiences मैंने किए वो एवलिन अंडरहिल ने स्टेजेस ऑफ मिस्टिसिज्म के अंडर बता रखे हैं. तो मिस्टिक वो इंसान होता है जो आत्मा और परमात्मा के मिलन का बहुत अभिलाषी होता है, उसको इश्क करने का जुनून होता है. सेकंड, वो अपने सेल्फ को एज अ मॉडल यूज करता है टू कंटेम्पलेट अबाउट गॉड, टू अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज, टू अंडरस्टैंड व्हाट द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स आर. तो मैंने जब एवलिन अंडरहिल का ये देखा स्टेजेस ऑफ मिस्टिसिज्म, तो मैंने देखा कि ये मेरी स्टोरी से हूबहू मैच करता है. तो आप अगर देखेंगे, फर्स्ट इज अवेकनिंग 2007, जब मैं बहुत हैप्पी हुई थी. सेकेंड इज प्यूरिफिकेशन, जब मैंने वो सारे लेसन सीखे, करेज, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस, मैं धीरे धीरे साफ होने लग गई. इल्यूमिनेशन, ओपनिंग ऑफ द हार्ट चक्रा, डार्क नाइट ऑफ द सोल, जब मैं उस टनल में पहुंची जहां पे मेरे पास चॉइस थी कि मैं पीछे मुड़ूं के आगे जाऊं. एंड फाइनली यूनिटिव लाइफ, जहां पे मैंने 2018 ऑनवर्ड्स इंटीग्रेशन शुरू की. तो ये एक्सपीरियंस केवल मेरा अपना नहीं है. समय समय पर टाइमलाइंस के अक्रॉस, जेंडर के अक्रॉस, कास्ट के अक्रॉस, क्रीड के अक्रॉस, देयर हैव बीन पीपल लाइक रूमी, Jesus Christ, Nanak. I am not in that category, but I just want to tell that these are all mystics who wanted similar things, and this is an experience which is reproducible over timelines. So I feel it is scientific in nature. हाँ, हम क्योंकि ये intangible चीजों की हम बात कर रहे हैं, तो ये experiences अभी नापे नहीं जा सकते. बट इसी तरह कभी gravitation भी था, वो नाप नहीं सकते थे जब तक न्यूटन ने ये नहीं कहा कि एप्पल नीचे आ रहा है और ये फोर्स ग्रेविटी है. तो मे बी समडे वी कैन मेजर these experiences also. Secondly, जब मैंने आपसे बताया कि symptoms की मैंने आपसे बात की कि I was feeling this tingling in the back of my neck and there was these dreams and I had this pressure, there were palpitations. तो these are symptoms of ascension, जिसको हम कुंडलिनी awakening के symptoms के रूप में पढ़ते हैं. तो as healers, as doctors, we should be aware of these symptoms, क्योंकि कई बार हम
इनको मिसडायग्नोज करते हैं, पेशेंट को साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का पेशेंट बना देते हैं। तो अगर हमें पता हो कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं और अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री टेकिंग करें पेशेंट के साथ, तो हमें कई बार समझ आ जाता है कि हमारा पेशेंट एक अवेकनिंग की स्टेज में है, और एज हीलर्स हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, मेंटल गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होते जिनको ये फिनोमिनाज हो रहे होते हैं। और जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग की स्टेज में होते हैं तो आप अपने आप को बहुत अकेला पाते हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी नहीं होती, आपके आसपास के लोग वो सब चीजें नहीं फेस कर रहे होते जो आप फेस कर रहे हैं। थर्डली, आप जितने भी ये साइंसेस कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम्स देखेंगे, ये क्या मोडालिटी यूज करती हैं, जितनी भी हमने अभी तक हीलिंग मोडालिटीज की बात की है, ये सारी एनर्जेटिक इन नेचर हैं। या तो ये हमारे एनर्जेटिक सिस्टम के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं, या ये फ्लो ऑफ एनर्जी, जैसे ची ताई ची है, वो फ्लो ऑफ एनर्जी को खोलता है, या हम वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे साउंड थेरेपी है, कुछ भी है, हम वो करते हैं। या योगा, जैसे हम अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए हम चक्रा मेडिटेशन करते हैं, तो हम दीज आर फॉर रिस्टोरिंग द बैलेंस। या हम अलाइनमेंट, जो हमारा सोल माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स है, इसके अलाइनमेंट के लिए करते हैं। तो जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री हीलिंग सिस्टम्स हैं, वो इन्हीं एनर्जेटिक पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड हैं। तो अब आप देखिए मेरे साथ क्या हुआ। मेरी स्टोरी में मैंने आपको बताया कि पहले 18 साल इंटेंस फियर, क्योंकि मुझे लगता था गिल्ट कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं ब्लाइंड हूं। तो आप, अगर आपके सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, गिल्ट कम्स एट द इमोशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओनली 30 हर्ट्स। इट्स अ वेरी वेरी पुअर. Then came fear, 2007 to 2009. Fear is also a very low emotional, low, the frequency is very low for this. It is just 100. Then came courage, 200. My frequency was rising as I was telling you the story. जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअल लेसन सीखती गई, मेरी इमोशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, मेरी वाइब्रेशनल एनहांस होती गई, और जैसे जैसे मेरा वाइब्रेशन एनहांस होता गया, तो मेरे एक्सपीरियंसेस भी सारे चेंज होने लगे। तो नॉर्मली क्या होता है, वी आर वाइब्रेटिंग एट 250 और लेस देन दैट। हमारे पास इतनी पुअर हमारी वाइब्रेशन होता है कि हम लाइव्स अपनी पूरी नेगेटिव कंडीशनिंग की वजह से, ब्लॉकेजेस की वजह से 250 हर्ट्ज के नीचे ही अपना सारा जीवन निकाल देते हैं। When we are vibrating at higher frequencies, we are using all these modalities to increase the frequency. When we are vibrating at higher frequencies, then what happens is that we are raising the vibration, and we come to a state जहाँ पे हमारे experiences भी change होने शुरू हो जाते हैं. Now I would like to point out, Sikhism में there is a saying, चढ़दी कला च रहना. Some of you may understand, Chardi Kala Chirana means always stay in high vibration. They tell their followers to remain in Chardi Kala, in high vibration always, because जब आप high vibration में होते हैं तो lower vibration phenomena, बीमारी, suffering की आपको touch भी नहीं करते, and you are very much at peace at high. तो जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ता है, हमारा स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ना शुरू हो जाता है, हम विक्टिम मेंटालिटी से निकलकर क्रिएटर मेंटालिटी की तरफ आ जाते हैं। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हम आत्मा और परमात्मा को इंटीग्रेट कर लेते हैं और हम बिल्कुल परमात्मा के साथ मिलकर अपनी लाइफ का क्रिएशन करना शुरू कर देते हैं। तो आई पर्सनली फील ऑल दिस इज अ साइंस. देयर इज नथिंग, we all are programmed, the soul is programmed. हमारी इस incarnation on earth का मतलब ही ये है कि हम इन experiences को integrate करके अपनी life को create कर सकें. तो अगर आप Maslow's hierarchy of need भी देखें, तो मैंने इसको देखिए चक्रा सिस्टम के साथ बिल्कुल मैच करके रखा है. Lower needs are like the lower chakras, the higher needs, the growth needs are like the upper 3 chakras. But इस तक पहुंचने के लिए हार्ट चक्रा से होके लव को एक्सपीरियंस करके, इश्क को एक्सपीरियंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो अगर इस स्टोरी में से आपने कोई मैसेज लेके जाना है, तो आई वुड जस्ट शेयर 2 important messages with you. First, the soul knows it all. He is the teacher, he is the healer within us. तो हमारी स्टोरी थी the healer within. So the soul, the eternal self, is the healer within. All we need to do is
टू फॉलो इट्स गाइडेंस, क्योंकि सोल बाकी सोल्स के साथ, हायर सोल्स के साथ कोलैबोरेट करके वो एक्सपीरियंसेस, वो लोग आपकी लाइफ में लाएगा जो कि आपकी सोल की ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए जरूरी हैं, जो हमारे पर्पस ऑन अर्थ के लिए जरूरी हैं। और इसको अचीव करने के लिए लव इज द की। यू हैव टू स्टार्ट लिविंग फ्रॉम योर हार्ट। जब तक आप हार्ट से नहीं जिएंगे, सोल आपको आपकी चीजें बताएगा कैसे, आप उस तक पहुंचेंगे कैसे। और फाइनली, यू आर लव। वंस यू अचीव द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज हैं उनका हमें लव की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाने तक का काम है। यस, लव। वहां तक एक बार हम पहुंच जाते हैं तो हमें किसी और सिस्टम की जरूरत नहीं है, सिर्फ इश्क ही हमें तारने के लिए काफी है। सो विद दैट आई फिनिश माई स्टोरी, द हीलर विद इन। आई रियली होप आप इसके साथ रेजोनेट कर पाएंगे और आपने इस स्टोरी सेशन को मेरे साथ एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।